दक्षिण अफ्रीका में यह व्यवस्था उस युद्ध के चलते बनी थी जिसे इतिहास में एंग्लो बोअर वॉर के नाम से जाना जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में यह युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य और बोअर स्टेट्स कहे जाने वाले दो डच भाषी गणतंत्रों के बीच हुआ था। इनमें पहला साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक था जिसे ट्रांसवाल रिपब्लिक भी कहा जाता है। दूसरे का नाम ऑरेंज फ्री स्टेट था। इस लड़ाई में ब्रिटेन की जीत हुई और उसने 1910 में इन जीते हुए इलाकों को अपने दो उपनिवेशों के साथ मिलकर यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका बना दिया। आज का दक्षिण अफ्रीका यही इलाका। ट्रांसवाल रिपब्लिक की राजधानी प्रिटोरिया थी और ऑरेंज फ्री स्टेट की राजधानी ब्लूमफोंटेन। उधर कैप कॉलोनी नाम से जिस उपनिवेश को उसके इलाके में मिलाया गया था उसकी राजधानी थी केप टाउन। एकीकरण के बाद वजूद में आए इन नए उपनिवेश में अलग अलग हिस्सों के बीच अहमियत के लिए खींचतान न हो, इसके लिए तीनों शहरों को राजधानी बनाकर उसमें राज्य व्यवस्था के विभिन्न अंगों का बंटवारा कर दिया गया। एक सदी से ज्यादा समय गुजरने के बाद आज भी दक्षिण अफ्रीका में यही व्यवस्था लागू। कई राजधानियां बनाने के पीछे यह भी तर्क दिया जाता है कि इससे आर्थिक विकास की असमानता को कम किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया था जिसमें राज्य की 3 राजधानियां बनाने का प्रावधान है। तेलंगाना के अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश को अपनी अलग राजधानी बनानी थी। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इसके लिए अमरावती का चयन किया और यहाँ भव्य स्तर पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया। लेकिन अमरावती में अब सिर्फ विधानसभा होगी। कार्यपालिका विशाखापट्टनम से चलेगी जबकि कन्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि कन्नूल 1953 से 1956 तक आंध्र प्रदेश की राजधानी रह चुका है। इसके बाद ही राजधानी को हैदराबाद ले जाया गया। 3 राजधानियां बनाने के फैसले के पीछे राज्य की वाईएसआर कांग्रेस सरकार का तर्क है कि एक ही जगह राजधानी होने से राज्य के दूसरे जिले उपेक्षित रह जाते हैं। कुछ दिनों पहले राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि सारे वित्तीय संसाधन एक ही इलाके के विकास में खर्च हो जाएं और दूसरे इलाके पैसे की कमी के चलते मुश्किलात झेलें। कन्नूल आंध्र प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित रॉयल सीमा के पास पड़ता है और यह इलाका राज्य में सबसे पिछड़ा हुआ है। उधर पूर्वी हिस्से में विशाखापट्टनम से सटे श्रीकाकुलम जैसे कई जिलों का भी यही हाल है। वाईएसआर सरकार का दावा है कि इस दोनों जिलों में व्यवस्था के अलग अलग अंग होने से राज्य का आर्थिक स्थिति से समावेश। भारत में कुछ समय से ये मांग होने लगी है कि देश की राजधानी एक से अधिक होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मांग कर रही है कि कोलकाता को भी देश की राजधानी बनाया जाए। लेकिन इस मामले में वे अकेली नहीं है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ये मानते थे कि भारत की एक से अधिक राजधानियां हो सकती हैं। कोलकाता को देश की राजधानी क्यों नहीं होना चाहिए, ये बात आज़ादी के आंदोलन में हमारे योगदान को देखते हुए कही जा सकती है। ऐसे में क्या भारत की एक से अधिक या 4 राजधानियां होनी चाहिए? एक दक्षिण में, एक उत्तर में, एक पूर्व में और एक पूर्वोत्तर में। दुनिया में इस वक्त 16 देश ऐसे हैं जिनकी एक से ज़्यादा राजधानियां हैं। इनमें बोलिविया से लेकर नीदरलैंड्स, तंजानिया और श्रीलंका तक तमाम नाम शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका तो इस मामले में सबसे आगे है। वह अकेला देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसा क्यों है और क्या भारत में यह मॉडल अपनाया जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने ये बातें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर कही थी। इसके साथ ही एक बार फिर से यह बहस होने लग गई है कि क्या भारत जैसे देश में एक से अधिक राजधानियां हो सकती हैं। भारत में एक से अधिक राजधानियां को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी की इस मांग को बेतुका कहा तो एक वर्ग का यह भी मानना है कि ऐसा हो भी सकता है। एक से अधिक राजधानियों के विचार के तार इतिहास से लेकर राजनीति तक कई सिरों से जुड़ते दिखते हैं। अपनी किताब प्लानिंग 20th सेंचुरी कैपिटल सिटीज में कनाडा स्थित क्वींस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ अर्बन द रीजनल प्लानिंग से जुड़े एक प्रोफेसर डेविड गार्डन लिखते हैं कि कई बार देश में भीतर अलग अलग इलाकों में सक्रिय सियासी शक्तियां अपने इलाकों को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दिलाने के लिए होड़ में रहती हैं। वे आगे इसमें जोड़ते हैं और लिखते हैं कि उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता है कि केंद्र सरकार की गद्दी उनके प्रतिद्वंदी के इलाके में हो जिससे उसको इसका लाभ मिले। यह संघर्ष दुनिया के हर देश में देखने को मिलता है।
अमेरिका में भी एक समय उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में राजधानी के लिए घमासान हुआ करता था। आखिर में इसका समाधान पोटोमेक नदी के किनारे वॉशिंगटन डीसी के रूप में एक केंद्र शासित प्रदेश विकसित करके निकाला गया। उधर साउथ अफ्रीका ने राष्ट्रीय सरकार का काम 3 शहरों में बांटने का विकल्प चुना। वहां प्रिटोरिया में कार्यपालिका बैठती है, केपटाउन में विधायिका और ब्लूमफॉन्टेन में न्यायपालिका। यह हैरानी की बात नहीं है कि करीब 2.5 करोड़ लोगों के बोझ से दिल्ली एनसीआर का दम फूलने लगा है, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग बेहतर अवसरों की चाह में यहाँ चले आते हैं। कुछ लोगों का यह रणनीतिक लिहाज से भी जरूरी लगता है और केंद्रीय सत्ता की सारी गतिविधियां एक ही जगह पर सिमटी न हो। उनका मानना है कि अगर वह जगह दुश्मन के किसी हमले की चपेट में आ जाए तो सारी व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका की तरफ यहाँ की सरकार ने अलग अलग अंगों को अलग अलग राजधानियों में रखने का विकल्प आजमाया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ये मानते थे। उन्होंने लिखा था कि दिल्ली सुरक्षा के लिहाज से एक संवेदनशील जगह है, क्योंकि यह पड़ोसी देशों के बहुत ही करीब है। BR अम्बेडकर का मानना था कि दूसरी राजधानी हैदराबाद हो सकती है, क्योंकि देश के किसी भी हिस्से में वहां से आराम से पहुंचा जा सकता है। 2019 में हैदराबाद में जमीनों के दाम अचानक बढ़ गए थे। इसकी वजह एक चर्चा थी कि केंद्र सरकार इसे भारत की दूसरी राजधानी बना सकती है। बीजेपी की तेलंगाना इकाई के मुखिया ने लक्ष्मण ने तब कहा था कि इस प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। हालांकि राज्य में सत्ताधारी TRS ने कहा था कि वह हैदराबाद को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के किसी भी प्रस्ताव का विरोध करेगी। इसके बाद बीजेपी महासचिव के मुरलीधर राव का बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हैदराबाद तेलंगाना का अभिन्न हिस्सा है और इसे राजधानी बनाने की बात दुर्भावना से भरी कोशिश। बाद में केंद्र सरकार ने कहा था कि उसके सामने हैदराबाद को दूसरी राजधानी बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया। तो क्या भारत एक से अधिक राजधानियों वाले मॉडल पर लौट सकता है, जैसा कि ममता बनर्जी मांग कर रही है? इस सवाल के जवाब पर जाने से पहले यह जान ले कि यह मुद्दा आज का नहीं है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी सुझाव दिया था कि भारत की 2 राजधानियां होनी चाहिए, ताकि उत्तर और दक्षिण के बीच का झगड़ा खत्म किया जा सके। 1955 में प्रकाशित अपनी किताब थॉट्स ऑन लिविंग्स्टिक स्टेट्स में उन्होंने लिखा था कि दक्षिण भारत के लोगों के लिए दिल्ली सबसे ज़्यादा असुविधाजनक है, क्योंकि एक तो यह वहाँ से बहुत दूर है और दूसरे यहाँ पर बहुत से ज़्यादा गर्मी और सर्दी पड़ती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात का समर्थन करने वाले तर्क देते हैं कि एक से ज़्यादा राजधानियाँ होने से न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों का आपसी जुड़ाव और मजबूत होगा, बल्कि आर्थिक विकास का भी विकेंद्रीकरण होगा। कई जानकार मानते हैं कि कई राज्यों में 2 राजधानियों से मिलती जुलती व्यवस्था पहले से ही है। मसलन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में भी राजधानी अलग शहर में है और हाई कोर्ट अलग शहर में। महाराष्ट्र का हाई कोर्ट भले ही इसकी राजधानी मुंबई में हो, लेकिन इसकी खंडपीठ नागपुर और औरंगाबाद में भी है। साल में एक तय समय के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र नागपुर में भी चलता है और इसी तरह की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश, जहां शिमला और धर्मशाला, कर्नाटक बेंगलुरु और बेलगाम, उत्तराखंड में देहरादून और गैरसैंण और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू और श्रीनगर में भी है। आंध्र प्रदेश इसी सिलसिले को थोड़ा और आगे ले जाते हुए आधिकारिक रूप से 3 शहरों को राजधानी के रूप में विकसित कर रहा है। कई और भी लोग हैं जो मानते हैं कि परिवहन और संचार के सर्वसुलभ साधनों ने उस भौगोलिक दूरी को पार दिया है जिसका 2 राजधानियों की बात करते हुए तर्क दिया जाता है। उनके मुताबिक भारत के किसी भी कोने से दूसरे कोने में अब कुछ ही घंटों में पहुंचा जा सकता है और डिजिटल क्रांति के इस दौर में तो अब कई बार पहुंचने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जैसे तमाम कार्य भी अब ऑनलाइन होने लगे हैं। ऐसे में अगर हमारे दादा परदादा ने राष्ट्रीय राजधानी के एक कोने में होते हुए भी ज़िंदगी गुजार दी, तो हमारी अगली पीढ़ियों को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बहरहाल एक से ज़्यादा राजधानी होनी चाहिए या नहीं, इसके अपने अपने तर्क हो सकते हैं। भविष्य में क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप देखते रहें सिंस इंडिपेंडेंस। वैसे एक वक्त ये भी था जब भारत की भी 2 राजधानियां होती थी। 1864 में तत्कालीन वायसरॉय जॉर्ज लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को भी भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, यानी कि गर्मियों में भारत की राजधानी शिमला हुआ करती थी। तब राजधानी कोलकाता थी और ठंडे मौसम से आए अंग्रेजों को इस शहर में गर्मी और उमस बहुत परेशान करती थी। शिमला का मौसम उन्हें रास आता था। साथ ही यह शहर भारत के दूसरे शहरों उत्तरी छोर पर भी था।
उन्हें लगता था कि इससे पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखने में उन्हें सहूलियत होगी। शिमला को राजधानी घोषित किए जाने के बाद वहां वायसराय हाउस से लेकर सचिवालय और सशस्त्र बलों के मुख्यालय तक तमाम इमारतें बनी। शहर तक रेल संपर्क भी पहुंचाया गया। कहने को तो शिमला गर्मियों की राजधानी थी, लेकिन कई बार सरकार अप्रैल की शुरुआत से लेकर नवंबर के आखिर तक यानी 7 से 8 महीने यहीं से चलती थी। यानी कि मौसम से मिलने वाली सहूलियत भी दो राजधानियों के पीछे की एक वजह हो सकती है। एक से ज्यादा राजधानियों के पीछे की वजह इतिहास से भी जुड़ती है। उदाहरण के लिए नीदरलैंड के संविधान में राजधानी का दर्जा एम्स्टर्डम को मिला हुआ है, लेकिन देश की राजधानी हेग को भी माना जाता है, क्योंकि संसद, सरकार और न्यायपालिका यहीं से चलती है। दरअसल राज सत्ता से चलते आ रहे नीदरलैंड्स में 18वीं सदी आते आते दो राजनयिक धड़े अलग हो गए। इनमें एक धड़े को ऑरेंज और दूसरे को रिपब्लिकन कहा जाता है। पहले का विश्वास वंशवादी राजनीति में था और उनका मानना था कि सत्ता पहले से चले आ रहे राज परिवार के हाथ में ही रहनी चाहिए। दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स थे, जिनका विश्वास लोकतंत्र में था। ऑरेंज धड़े का आधार हेग और नीदरलैंड के ग्रामीण इलाकों में था, जबकि रिपब्लिकन के समर्थक देश के शहरों, कस्बों, खासकर एडम्सटम में थे। दोनों गुटों में खूनी राजनीतिक संघर्ष भी चला। 1814 में जब नीदरलैंड फ्रांस के कब्जे से आज़ाद हुआ और नया संविधान बना, तो बीच का रास्ता निकालते हुए एडम्सटम को राजधानी बना दिया गया। लेकिन सरकार की गद्दी और न्यायपालिका हेग में ही रही, जहां वह पिछली 3 सदियों से थी और 2 सदी बाद आज भी है। इससे पहले 2018 में कर्नाटक ने बेंगलुरु को देश की दूसरी राजधानी बनाने की मांग की थी। राज्य की तत्कालीन जेडीएस कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे आर.वी. देशपांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि भारत जैसे विशाल देश को एक ही जगह से संभाल पाना मुश्किल है, और बेंगलुरु को दूसरी राजधानी के लिए सबसे सुयोग्य बताया था। कांग्रेस नेता ने अपनी मांग के पक्ष में बेंगलुरु के सुहाने मौसम और दिल्ली में इसकी भौगोलिक दूरी जैसे तर्क दिए थे। आर.वी. देशपांडे का कहना था कि इससे कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत को फायदा होगा। हालांकि एक से ज्यादा राजधानियों की अवधारणा का विरोध करने वालों के भी अपने अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि दूसरी राजधानी बनाने का मतलब है कि वहां संसद सत्र से लेकर केंद्र सरकार की तमाम दूसरी गतिविधियों के लिए ढांचा विकसित करना, जिस पर हजारों करोड़ों खर्च होंगे। ऐसे लोगों के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते सिकुड़ती अर्थव्यवस्था और नतीजन घटते राजस्व के इस दौर में ऐसा करना समझदारी भरा कदम नहीं होगा। कई ब्यूरोक्रेट्स का कहना है कि यह अव्यवहारिक है। व्यवहारिक रूप से देखें तो शायद ही इसकी कोई उपयोगिता हो। संबंधित लोगों को इससे काफ़ी असुविधा होगी। इससे न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्य उत्पादकता घटती है, बल्कि पैसे, समय और ऊर्जा की बर्बादी भी होती है। वहीं अधिकारियों की हवाई और रेल यात्रा का खर्च भी सरकार की जेब से ही जाएगा। 16वीं सदी और 17वीं सदी के दौरान जब नीदरलैंड ने स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय के खिलाफ बगावत की थी, तो 80 साल चले इस संघर्ष में ज़्यादातर समय एडम्सटम स्पेनी साम्राज्य का वफादार रहा था। फिर 19वीं सदी की शुरुआत में नेपोलियन की अगुवाई वाले फ्रांस ने जब नीदरलैंड पर कब्जा किया, तो रिपब्लिकन और उसके गढ़ एडम्सटम में इसका स्वागत किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे फ्रांस में विकसित लोकतांत्रिक मूल्य उनके यहाँ भी चले आएंगे। ऐसा ही हुआ। हालांकि इसकी यह धारणा भी बन गई कि एडम्सटम बाहरी लोगों का साथ देता है और सरकार की गद्दी वहां रखना सुरक्षित नहीं है। तो अपनी लोच ने भले ही एडम्सटम को नीदरलैंड का सबसे प्रमुख शहर बनाकर उसकी राजधानी का दर्जा भी दे दिया हो, लेकिन असल मायनों में नीदरलैंड की राजधानी अब भी हेग ही है। इसमें शायद ही दो राय हो कि सरकार के कामों से जुड़ी गतिविधियों के इर्द गिर्द विकास से जुड़ी दूसरी कवायदें भी पनपने लगती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। यही तर्क देते हुए कई कहते हैं कि 4 अलग अलग राजधानियों से देश के कई हिस्सों को फायदा होगा, जो अभी एक ही हिस्से तक सिमट कर रह जाता है। उनके मुताबिक सत्ता तंत्र से ज्यादा केंद्रीकरण का यह नुकसान होता है और आर्थिक गतिविधियों और नतीजन विकास का भी केंद्रीकरण होने लगता है, जो क्षेत्रीय असंतुलन को जन्म देता है।